Assalamu alaikum. Our topic is about the breast surgery from systemic surgery. इसमें first of all we'll discuss about the breast anatomy. तो ब्रेस्ट एनाटमी में यू नो दैट देयर इज़ अ निपल और उसके सराउंडिंग में क्या होता है, एरियोला होता है और लिम्फ नोड्स आपको दिखाए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो चेस्ट वॉल है जिसमें क्या होते हैं, रिब्स आपको दिखाई हुई हैं और रिब्स के ऊपर क्या पड़े हुए हैं, मसल्स पड़े हुए हैं, पेक मेजर पेक माइनर। और आगे क्या है, ब्रेस्ट का सारा टिशू है जिसमें यू कैन सी हेयर द फैटी टिशू हेयर। और इसके अलावा लोब्स हैं और लोब्यूल्स हैं, लोब्स एंड लोब्यूल्स। और लोब्यूल्स जो हैं ये सारी आगे से डक्ट्स बन रही हैं। लोब्स जो हैं वो क्या बना रहे हैं, डक्ट्स बना रहे हैं और डक्ट्स के आगे ओपनिंग हो रही है, दैट इज़ निपल। तो इस तरह से ये डक्ट सारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है। अगेन यू कैन सी हियर द मसल्स रिब्स के ऊपर पड़े हुए हैं, पेक मेजर पेक माइनर, लिम्फ नोड्स नज़र आ रहे हैं आपको। और दीज आर द लोब्स और ये आगे डक्ट्स बना रहे हैं, मिल्क डक्ट्स। और आगे जो है वो स्किन है, फैट आपको दिखाई हुई है येलो कलर की। सो अगेन द लोब्स, लोब्यूलर सेल्स, डक्ट्स। और ये आगे जाके निपल के अंदर कंटिन्यू होंगे और निपल के सराउंडिंग जो ब्लैक एरिया होगा उसको हम एरियोला कहेंगे और अंदर फैट है। सो ब्रेस्ट इज़ व्हाट इट इज़ एन अपेंडेज ऑफ द स्किन। स्किन का ही एक अपेंडेज होता है, जैसे स्किन का एक होता है ना, अपेंडेजेस होते हैं, हेयर्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, तो उसी तरह ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। और इसके अंदर क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ग्लैंड्स होते हैं जिसके अंदर से क्या होता है, ग्लैंड्स की सिक्रीशंस क्या होती हैं, यहाँ पे मिल्क होता है। इसी तरह फाइब्रस और स्पोर्टिंग टिश्यू होता है और फैट होता है जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं। फंक्शनल यूनिट जो है ब्रेस्ट का क्या होता है, टर्मिनल लोब्यूल होता है, लोब्यूल होता है। और डक्ट्यूल्स होती हैं जो हमने देखी हैं कि वो आगे जाके सब एरियोलर डक्ट बनाती हैं। अब ये सेक्रीशंस जो हैं ये टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट की ड्रेन होती है टुवर्ड्स द निपल इनटू द मेजर सब एरियोलर डक्ट्स। एंड दीज आर कितनी होती हैं, सब एरियोलर डक्ट्स होती हैं कि सब एरियोलर मतलब एरियोला के नीचे जो डक्ट्स होंगी ना उनको कहेंगे सब एरियोलर डक्ट्स। कितनी होती हैं, 12 to 15 होती हैं। सो यहाँ पे भी आपको वही स्ट्रक्चर दिखाया हुआ जो हमने पहले देखा कि दीज आर द लोब्यूल्स और ये पूरा एक लोब है, ठीक है। लोब के अंदर लोब्यूल्स हैं और वो आगे डक्ट्यूल्स बना रही हैं और वो डक्ट्यूल्स जो हैं उसमें से ये मिल्क डक्ट उन्होंने दिखाई हुई है कि यहाँ पे मिल्क ट्रेवल करेगा और आगे जाके ये निपल के अंदर ओपन होगा और निपल के सराउंडिंग जो एरियोला है उसको डार्क एरिया अराउंड द निपल होता है उसको एरियोला कहते हैं। और एरियोला के नीचे जो डक्ट्यूल्स होंगी या डक्ट्स होंगी उनको हम सब एरियोलर डक्ट्स कहते हैं। और ये तकरीबन कितनी होती हैं, 12 से 15 होती हैं, ठीक हो गया। अब रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, रेस्टिंग स्टेज में जो टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट होता है, टर्मिनल डक्ट लोब्यूलर यूनिट जो टर्मिनल पे होता है डक्ट लोब्यूलर यूनिट, वो क्या करता है कि वो वाटरी फ्लूइड जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज में क्या है, वाटरी फ्लूइड है और वाटरी फ्लूइड जब वो डक्ट्यूल्स में से पास कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द डक्ट्यूल, तो उसमें से पानी गुजर रहा है तो वो क्या होगा, वाटरी फ्लूइड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि वैसे तो क्या होता है कि आगे जो है वो गुजर रहा होता है, मतलब ये सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, निपल तक पहुंचने से पहले पहले ये वाटरी फ्लूइड रीअब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि निपल की जो डक्ट्स होती हैं वहाँ पे क्या होता है, तो होता क्या है कि जो निपल के नीचे, ये निपल है ना फॉर एग्जांपल, तो इसके नीचे ना जो डक्ट्स होती है ना वहाँ पे क्या होता है, केराटिन होता है। तो केराटिन ने इस जगह को ब्लॉक किया होता है। अब क्या होता है कि ये जो सिक्रीशंस होती हैं ये फिर हमें निपल में नहीं निकलती। हमने वैसे कहा ना वाटरी डिस्चार्ज होता है, ये वाटरी डिस्चार्ज जो है क्यों निपल के थ्रू बाहर नहीं आ रहा होता, क्योंकि आगे केराटिन प्लग होता है। किसी भी वजह से अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है वो अपनी निपल की क्लीनिंग करती है जेंटली या मसाज और ब्रस्ट करती है, तो उसकी वजह से ना ये जो केराटिन प्लग होता है ये डिसलॉज हो जाता है और जब भी डिसलॉज होता है तो फिर ये जो सिक्रीशंस होती है ना ये हमें बाहर आती हुई फील होती हैं। तो ये उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे ऊपर। जैसे हमने पहले कहा कि जो ब्रेस्ट होती है उसके बिल्कुल बाहर क्या है, स्किन है और अंदर जो है वो रिब्स हैं और रिब्स के ऊपर क्या पड़े हुए हैं, मसल्स पड़े हुए हैं, मसल्स पड़े हुए हैं और ब्रेस्ट जो है वो उनके ऊपर लाई कर रही है। मतलब बिल्कुल डीप चले जाओ तो मसल्स हैं और बिल्कुल बाहर चले जाओ तो स्किन है।
तो अब वो ये बता रहे हैं आपको कि जो ब्रेस्ट होती है दिस इज़ लाइज बिटवीन स्किन एंड पेक्टोरियलिस फेशिया, जिसके साथ ये लूजली अटैच्ड होती है। और ये स्किन के साथ जो है वो किस तरह से अटैच होती है, कूपर्स लिगामेंट्स के थ्रू। और कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, अगर हम ये नीचे देखें तो ब्रेस्ट कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, ऊपर क्लैविकल होती है, वहाँ से नीचे जो है क्या होता है, एब्डोमिनल वॉल होती है। एब्डोमिनल वॉल के अंदर क्या होते हैं, 3 मसल्स होते हैं। कौन से, रेक्टस एब्डोमिनस होता है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, एक्सटर्नल ओब्लीक मसल है और सिरेटस एंटीरियर मसल है। तो रेक्टस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ओब्लीक एंड सिरेटस एंटीरियर मसल्स, ठीक हो गया। तो ऊपर क्या है क्लेविकल, नीचे क्या है एब्डोमिनल वॉल, जिसमें क्या है रेक्टस एब्डोमिनस, एक्सटर्नल ओब्लीक एंड सिरेटस एंटीरियर मसल्स। उसके बाद जो है क्या होती है, एक एक्सिलरी टेल होती है ब्रेस्ट की ना, एक्सिलरी टेल होती है यहाँ पे करके ऐसे, जिसने एक्सिला की तरफ जो है ना एक टेल सी बनाई होती है ब्रेस्ट की। तो ये जो टेल होती है ये एक्चुअली इसको कहते हैं एक्सिलरी टेल। और ये किसके दरमियान में होती है, नीचे इसके पेक्टोरियलिस मसल्स होते हैं और लेटिस्मस डॉर्साई होता है, और ये उधर जाके एक्सिला के अंदर जो फैट होता है उसके साथ ये जाके मिल रही होती है। फिर वो आपको बताते हैं कि कौन कौन सी आर्टरीज़ हैं जो इसको सप्लाई कर रही होती हैं। तो वी हैव द एक्सिलरी आर्टरी, ये वाली जो मेन आर्टरी आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ एक्सिलरी आर्टरी। तो एक्सिलरी आर्टरी जो है ये आगे से ब्रांचेस देती है, तो उसकी ब्रांचेस जो है वो हमारी ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही होती हैं। लाइक लैटरल थोरेसिक ब्रांच होती है एक्सिलरी आर्टरी की, ये वाली लैटरल थोरेसिक आर्टरी। ये लैटरल थोरेसिक आर्टरी जो है हमारी ब्लड को ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई दे रही होती है। इसी तरह जो है लैटरल थोरेसिक आर्टरी हो गई हमारी एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच, लैटरल थोरेसिक ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। इसके अलावा जो है वी हैव द इंटरकॉस्टल आर्टरीज, जो है उनकी परफोरेटिंग ब्रांचेस हैं, और यहाँ पे आपको परफोरेटिंग ब्रांचेस नज़र आ रही हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की और इंटरनल मेमोरी आर्टरी। तो सुप्रोमीडियली वे हैव द इंटरनल मेमोरी आर्टरी सुप्रोमीडियली। उसके बाद जो है उसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस, ठीक है। और सुप्रोलैटरली जो है वो क्या है, दिस इज सुप्रोलैटरली, दिस इज सुप्रोमीडियली जो है वो इंटरनल मेमोरी आर्टरी की ब्रांचेस आ रही हैं। सुप्रोलैटरली जो है एक्सिलरी आर्टरी की जो है लैटरल थोरेसिक ब्रांच आ रही है, और यहाँ से जो है लैटरल थोरेसिक आर्टरी आ रही होती है। तो ये सारी मिलके ब्रेस्ट को सप्लाई करती है। ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है कि ब्रेस्ट किस तरह से स्किन और उसके साथ स्किन के साथ कूपर्स लिगामेंट के साथ अटैच है। ऊपर क्लेविकल, नीचे एब्डोमिनल वॉल है जिसमें ये मसल्स हैं, और इसके अलावा जो है ये इसकी ब्लड सप्लाई लिखी हुई है। फिर वो आपको बताते हैं कि मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं और कोलमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ये जो हमारा फंक्शनल यूनिट होता है ना ब्रेस्ट का, लोब्यूल्स और डक्ट्यूल्स, उसके अंदर जो एपिथेलियम होती है वो कोलमनर एपिथेलियम होती है, कोलमनर एपिथेलियम होती है, और उसको सराउंड किया होता है मायो एपिथेलियल सेल्स ने। सो मायो एपिथेलियल सेल्स एंड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स। लेकिन जो सब एरियोलर डक्ट्स होती हैं ना, एरियोला के नीचे, उनकी जो एपिथेलियम होती है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस होती है। तो वैसे वो कोलमनर है और मायो एपिथेलियल सेल्स हैं, लेकिन टर्मिनल जो हमारी सब एरियोलर डक्ट्स हैं उनके वहाँ पे जो एपिथेलियम है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस है। तो अभी तक हमने देखा कि ब्रेस्ट जो है उसका सारा स्ट्रक्चर क्या है, उसकी ब्लड सप्लाई क्या है, और वो किस तरह से जो है उसकी लेयर्स क्या हैं, कहाँ से कहाँ तक उसकी एक्सटेंशन है, और उसमें कौन सी सिक्रीशंस होती हैं। ठीक हो गया, ये सब कुछ हमने देखा। अब हम इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मेटास्टेटिक स्प्रेड जो है वो आपको पता है होता है। तो मेन रूट जो इसका होता है, ये अगर हम नीचे से इसकी लिम्फेटिक सप्लाई यहाँ से देखें तो ये आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे नोड्स। तो एक्सिलरी नोड्स जो हैं, मेन रूट जो लिम्फेटिक स्प्रेड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, ये एक्सिलरी नोड्स में होता है। ये जो एक्सिला के सारे नोड्स हैं ना, ये सारे एक्सिलरी नोड्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेटास्टेसिस होती है। और एक्सिलरी नोड्स आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं, एक्सिलरी वेन के बिल्कुल नीचे पड़े हुए हैं। और ये कितने नोड्स होते हैं एक्सिला के, जो एक्सिलरी वेन के नीचे होते हैं, 20 to 30 नोड्स होते हैं, 20 से 30 नोड्स हैं, ठीक है। अब इनके 3 लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से लेवल्स के नोड्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट यूक्यू है कि लेवल्स ऑफ नोड्स हमें पता होने चाहिए। इसके अलावा जो नोड्स होते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अलावा, दीज आर द, इसके अलावा आपको जो नोड्स नज़र आ रहे होंगे वो सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स हैं, जो ऊपर की तरफ है क्लेविकल के नीचे। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे इंटरनल मेमोरी नोड्स,
इसके अलावा एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो है ना पेक मेजर मसल, ये पेक मेजर मसल है फॉर एग्जांपल, और ये पेक माइनर मसल है। तो पेक माइनर और पेक मेजर के दरमियान में जो नोड्स होंगे उनको कहेंगे इंटरपेक्टोरल नोड्स। इंटरपेक्टोरल नोड्स, उनका दूसरा नाम जो है इंटरपेक्टोरल नोड्स का क्या है, रोटर्स नोड्स। ठीक है, तो इंटरपेक्टोरल नोड्स जो दोनों पेक्टोरलिस मसल्स के दरमियान में है उनको हम रोटर्स नोड्स भी कहते हैं, इंटरपेक्टोरल नोड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं देखें, नोड्स हमारे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, इंटरपेक्टोरल नोड्स हैं जिनको रोटर्स नोड्स कहते हैं, इंटरनल मेमोरी नोड्स हैं, और एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स आपको नज़र आ रहे हैं, सुप्राक्लेविकुलर नोड्स नज़र आ रहे हैं। अब हम करते हैं इनके लेवल्स। ये लेवल्स होते हैं, ये आपको मसल जो नज़र आ रहा है रेड कलर का, दिस इज़ पेक माइनर मसल। ठीक हो गया। अब जो नोड्स जो हैं, जो भी नोड्स जो हैं वो पेक माइनर मसल के लैटरल होंगे, मतलब दिस इज़ द पेक माइनर मसल। तो पेक माइनर मसल्स के जो लैटरल आपको नोड्स दिखाए हुए हैं, जो यहाँ आपको ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं, इनको कहेंगे लेवल 1 नोड्स। जो नोड्स जो हैं वो पेक माइनर मसल्स के नीचे होंगे, जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं, दीज आर द लेवल 2 नोड्स। और जो नोड्स जो हैं वो पेक माइनर मसल्स के मीडियली होंगे, दिस इज़ मीडियल, दिस इज़ लैटरल, तो मीडियली होंगे, वो लेवल 3 हैं। तो लेवल 1 कहाँ है, पेक माइनर मसल्स के लैटरली हैं। और सेकंड लेवल कौन से हैं, लेवल 2 कौन से नोड्स हैं जो पेक माइनर मसल्स के नीचे हैं, और लेवल 3 कौन से हैं जो पेक माइनर मसल्स के मीडियली हैं। तो कहाँ पे कैंसर जो है वो सबसे पहले स्प्रेड करेगा, कौन से लेवल में सबसे पहले जाएगा, लेवल 1 में, क्योंकि लेवल 1 बिल्कुल ब्रेस्ट के साथ पड़े हुए हैं। अगर ब्रेस्ट का कैंसर होगा सबसे पहले लेवल 1 नोड्स में जाएगा, और आपने देखना है कि वो बिल्कुल लैटरली पड़े हुए हैं, कहाँ पे, पेक माइनर मसल के। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने करना है कि हमने अब सब ब्रेस्ट की एनाटमी देख ली, उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज देख ली, ब्लड सप्लाई वगैरह देख ली, उसके नोड्स वगैरह देख लिए। अब हमने देखना है कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट द ब्रेस्ट डिजीज़। ठीक है, तो ब्रेस्ट डिजीज़ को इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट की जो है क्लिनिकल चीज़ें पूछेंगे। उसमें हम क्या पूछेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री पूछेंगे और उसकी एग्ज़ामिनेशन करेंगे ब्रेस्ट की। ठीक है, तो हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन हम लेंगे, सारी हिस्ट्री लेंगे, सारे रिस्क फैक्टर्स की, क्लिनिकली एग्जामिनेशन करेंगे ब्रेस्ट की, कि उसके अंदर कोई लंप वगैरह आपको फ़ील होता हो, कोई इंस्पेक्शन करेंगे, पैल्पेट करके देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो गया। उसके बाद वी हैव द इमेजिंग। इमेजिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी, और इसके अलावा MRI। ठीक है, और फिर आता है पैथोलॉजी। तीसरी चीज़ क्या है, पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में क्या क्या आ जाएगा, फाइन नीडल एस्पिरेशन जो है, बायोप्सी आ जाएगी। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं जो कि हमारी इंपॉर्टेंट हैं, एक हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं क्लिनिकल, उसके बाद रेडियोलॉजी जिसमें मेमोग्राफी है, अल्ट्रासाउंड है, MRI है, और उसके बाद जो है वो हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस है, पैथोलॉजी है, जिसमें वी हैव द एफनेक, बायोप्सी वगैरह हो गया। तो ये चीज़ें हैं। तो इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले क्लिनिकल, उसके बाद जो है इमेजिंग, और उसके बाद पैथोलॉजी, इन तीनों चीज़ों को हम कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट। जब भी आपके पास जो है कोई भी ब्रेस्ट की एक पेशेंट आपके पास आती है और वो कहती है मुझे मेरी ब्रेस्ट की एग्ज़ामिनेशन करें, मुझे लंप फील हो रहा है, या आपने किसी भी ब्रेस्ट की डिज़ीज़ को एग्ज़ामिनेशन करनी है और ब्रेस्ट की डिज़ीज़ का आपने रूल आउट करना है, तो आप ट्रिपल असेसमेंट करेंगे थ्रू दीज थ्री थिंग्स। 3 चीज़ें हैं, क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। और इन्हीं 3 चीज़ों से जो है आप एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस की तरफ जाओगे कि आखिर उसको ब्रेस्ट की कौन सी डिज़ीज़ है, कौन सा ब्रेस्ट का मसला चल रहा है। सो वो मैंने आपको समराइज्ड व्यू में दिखा दिया था। अब देखें हिस्ट्री, हाउ टू इन्वेस्टिगेट द ब्रेस्ट डिजीज़। सबसे पहले हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेमोग्राफी करेंगे। मेमोग्राफी जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेडियोलॉजी की तरफ आ जाएंगे तो मेमोग्राफी होगी। मेमोग्राफी को हम डिटेल से जो है जनरल सर्जरी में रेडियोलॉजी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इसमें लो वोल्टेज एक्सरेज जो हैं वो ब्रेस्ट की हम लेते हैं स्क्रीनिंग पर्पजेज़ के लिए, और इससे हम जो है इम्पैल्पेबल लंप जो है उसको डिटेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ़ीमेल आई है और वो कह रही है कि मुझे मेरी ब्रेस्ट की कर लें एग्ज़ामिनेशन, क्योंकि मेरी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की या एट्सेट्रा। तो आप उसके ब्रेस्ट की एग्ज़ामिनेशन करते हैं लेकिन आपको कोई लंप फील नहीं होता, बट यू आर सस्पेक्टिंग एंड यू आर गोइंग टू स्क्रीन के अच्छा चलो इसकी फैमिली हिस्ट्री है, चलो मैं देख लेती हूँ, तो यू विल एडवाइज़ द मेमोग्राफी, क्योंकि मेमोग्राफी आपको उन लम्प्स का बताएगा जो कि अभी इम्पाल्पेबल हैं, तो डिटेक्ट्स द इम्पाल्पेबल लम्प। ठीक है,
तो इसकी जो है जो सबसे अच्छी जो इसकी इंडिकेशन है वो क्या है कि ओल्ड एज मतलब 35 ईयर्स से ज़्यादा। तो जब भी आपके पास फीमेल आती है और वो 35 ईयर्स से ज़्यादा की है तो फिर आपने उसकी ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग करनी है, तो आप उसको मेमोग्राफी एडवाइस करोगे। लेकिन अगर 35 ईयर से छोटी बच्ची है, मतलब छोटी फीमेल है, तो उसकी फिर आप जो है अल्ट्रासाउंड एडवाइस करोगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती जाती है तो ब्रेस्ट जो है वो लेस डेंस होती जाती है। तो जितनी ब्रेस्ट जो है वो डेंस होगी, मतलब कि डेंस होगी, तो उसको अल्ट्रासाउंड बेटर डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन विद द एज वो लेस डेंस होती है, तो उसके लिए फिर अल्ट्रासाउंड जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, फिर हमें मेमोग्राफी करनी पड़ती है। ठीक हो गया। तो ये मेमोग्राफी इट इज़ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्क्रीनिंग। कब परफॉर्म की जाती है? आफ्टर द एज ऑफ 35 ईयर्स। आपको इम्पल्पेबल जो लम्प्स होते हैं उनकी डिटेक्शन करके देता है मेमोग्राफी। ठीक हो गया। दूसरी जो चीज़ है मैंने आपको बताया था रेडियोलॉजी में, दैट इज़ अल्ट्रासाउंड। ये आप कब एडवाइस करोगे? 35 ईयर्स से कम की अगर एज है। और ये आपको जो है बताएगी कि जो ब्रेस्ट की सिस्टिक लीजन है या सॉलिड लीजन है, ये आपको वो बताएगी। तो यंग फीमेल्स में बिफोर द 35 ईयर्स हम करते हैं क्योंकि उनकी डेंस ब्रेस्ट होती हैं, वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स ऑफ मेमोग्राम। तो लेस दैन 35 ईयर्स मोर डेंस ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड, मोर देन 35 ईयर्स लेस डेंस तो मेमोग्राफी। ठीक हो गया। और अल्ट्रासाउंड का दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको सिस्टिक और सॉलिड लेंस के दरमियान में डिस्टिंग्विश करके बताएगा। उसके बाद जो एमआरआई जो है ये आपको ये बताता है कि डिस्टिंग्विश स्कार फ्रॉम द लोकल रिकरेंस ऑफ द ब्रेस्ट कार्सिनोमा। अब जो है इसको हम यूज़ करते हैं टू चेक द एक्सटेंट ऑफ कैंसर। एक्सटेंट को चेक करने के लिए, एक्सटेंट ऑफ डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू को चेक करने के लिए हम एमआरआई करते हैं। और ये हाई रिस्क वुमेन के अंदर जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा तीसरा इसका ये है कि जो वुमेन जिनके अंदर इम्प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सबसे अच्छा जो है ना ये होता है। तो 3 चीज़ें एमआरआई की आपने याद करनी है कि ये आपको एक्सटेंट बताएगा, हाई रिस्क वुमेन में परफॉर्म करेंगे, और वो वुमेन जिनकी इम्प्लांट्स हैं उनके अंदर बेस्ट इमेजिंग मोडेलिटी है। फिर जब हमारी तीनों चीज़ें होगी रेडियोलॉजी की, उसके बाद मैंने आपको बताया था पैथोलॉजी आती है। पैथोलॉजी में आप क्या करते हो? बायोप्सी करते हो, टिश्यू डायग्नोसिस करते हो, जिसमें एफनैक होती है, ट्रू कट नीडल बायोप्सी होती है, इंसिजनल बायोप्सी होती है। ठीक हो गया। तो ये 3 चीज़ें हैं बायोप्सी में, एफनैक, ट्रू कट नीडल बायोप्सी और इंसिजनल बायोप्सी। तो ट्रिपल असेसमेंट क्या है कि कोई भी पेशेंट आपके पास ब्रेस्ट लंप के साथ आ रहा है या किसी भी ब्रेस्ट के सिम्टम्स के साथ आ रहा है तो आपने उसकी ट्रिपल असेसमेंट करनी है, जो मैंने आपको बताई है। क्लिनिकल असेसमेंट जिसमें हिस्ट्री और एग्जामिनेशन है, रेडियोलॉजिकल असेसमेंट जिसमें मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड है, हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस जिसमें एफनेक, ट्रू कट बायोप्सी और इंसिजनल बायोप्सी है। तो ये आपको 99% डायग्नोसिस करके बताएगा ट्रिपल असेसमेंट। सो यूक्यूज डिस्कस कर लें। इन्वेस्टिगेटिंग ब्रेस्ट डिजीज से जो आए हैं, व्हाट इज़ ट्रिपल असेसमेंट। सो यू विल से कि इसमें क्लिनिकल असेसमेंट होती है, रेडियोलॉजिकल इमेजिंग होती है और हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस होती है। क्लिनिकल असेसमेंट में हिस्ट्री और एग्जामिनेशन होती है। रेडियोलॉजिकल इमेजिंग में क्या होता है? एमआरआई, यूएस अल्ट्रासाउंड और एमआरआई और मेमोग्राफी होती है। हिस्टोलॉजिकल एनालिसिस में एफनेक, ट्रू कट बायोप्सी, इंसिजनल बायोप्सी होती है। एंड पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ दिस कॉम्बिनेशन शुड एक्सीड 99.9% के डायग्नोसिस आपको करके बताएगा। उसके बाद ये 3 चीज़ें लिखने के बाद आपने वो जो मैंने आपको एक चार्ट दिखाया ना, फ्लो चार्ट इसका, वो अगर बना देना तो उससे भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद जो है वो पूछते हैं कि 25 ईयर्स ओल्ड फीमेल, और उसका जो है वो पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन बोथ ब्रेस्ट सिंस 2 ईयर्स। सो हाउ यू विल मैनेज दिस पेशेंट। तो अगेन द ट्रिपल असेसमेंट आप करोगे उसकी। तो इसमें आप बताओगे कि 25 ईयर्स की है ना, तो इसमें आप अल्ट्रासाउंड जो है उसको हम प्रेफर करेंगे क्योंकि 35 ईयर्स से कम की है। अदरवाइज़ हिस्ट्री एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करेंगे जिसमें हम जो है वो उसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये सॉलिड है या सिस्टिक लीजन है। और इसके बाद जो है एमआरआई जो होता है वो एक्सटेंट के लिए होता है और स्क्रीनिंग के लिए तब हेल्पफुल होता है जब ब्रेस्ट वुमेन के अंदर इम्प्लांट्स जो हैं उनके अंदर। और इसके अलावा जो है ये आपको एक्सटेंट बता देगा, हाई रिस्क की स्क्रीनिंग के लिए करते हैं। उसके बाद आप बताओगे कि पैथोलॉजिकल जिसमें बायोप्सी होती है, एफनेक, ट्रू कट, और अगर आपको कुछ भी मतलब मिलता है तो फिर आप उसको इसकी तरफ लेके जाओगे। ट्रिपल असेसमेंट आपकी इसमें भी काम आएगी। और उसके बाद आ जाता है कि अ स्कूल गोइंग गर्ल हैज़ अ has felt a lump in her left breast. On examination, there is non-tender, freely mobile mass of 2 centimeter.
सो इसमें भी इवैल्यूएशन जो है ना, जब भी वो पूछेंगे ना कि कोई भी मसला है उसकी आपने इवैल्यूएशन करनी है, आप ट्रिपल असेसमेंट लिख दोगे। उसके बाद मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि हम जो है, क्योंकि फ्रीली मोबाइल मैथ्स है ना, और 2 सेंटीमीटर का नॉन टेंडर है और स्कूल गोइंग गर्ल है, छोटी सी बच्ची है, तो उसके अंदर तो हम ऐसा सस्पेक्ट भी नहीं करेंगे कि ऐसा कोई कैंसर होगा। तो हम कंप्लीट गाइड अबाउट द कंडीशन उनको बताएंगे, रीअश्योर करेंगे और कहेंगे कि सर्जिकल एक्सचेंज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और अगर वो हमें जो है, अगर पेशेंट डिज़ायर कर रहा है कि नहीं ये जो इसको रिमूव कर दें, तो फिर अगर साइज़ जो है वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो फिर जो है हम उसकी साइटोलॉजी करके उसको जो है ना एग्ज़ामिन कर लेते हैं। अदरवाइज़ रीअश्योर द पेशेंट एंड सर्जिकल एक्सचेंज इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड कंप्लीट गाइड अबाउट द कंडीशन दैट इट इज़ नॉट मैलिग्नेंट। और आपको मसले की कोई बात नहीं है, इस एज में जो है ये दिस इज़ नॉर्मल। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ रोल ऑफ MRI इन द लंप ब्रेस्ट। तो MRI हमने पढ़ा था कि क्या करता है। पहली चीज़ ये होती है कि इट इज़ बेस्ट इमेजिंग मोडेलिटी फॉर द ब्रेस्ट्स ऑफ वुमेन विद इम्प्लांट्स का आपने याद रखना है। उसके बाद ये है कि इट एक्चुअली डिस्टिंग्विशेस द स्कार फ्रॉम द लोकल रिकरेंस ऑफ द ब्रेस्ट कार्सिनोमा, कि ये स्कार है या फिर लोकल रिकरेंस हुई है ब्रेस्ट कार्सिनोमा की, ये आपको बता देगा। उसके बाद नॉट एक्यूरेट विद इन 9 मंथ्स ऑफ रेडियोथेरेपी बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल इन्हांसमेंट। ये लिखने के बजाय आप बताएं कि लोकल एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ का बताता है। इम्प्लांट्स में जो इम्प्लांट्स इन फीमेल्स का होता है उनके बारे में बताता है। हाई रिस्क स्क्रीनिंग में हेल्प करता है और ये स्कार को जो है वो लोकल रिकरेंस ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा से डिस्टिंग्विश करता है। नेक्स्ट पार्ट से फिर हम करते हैं आगे।